आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रहे थे कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो। क्या हम दोनों चल नहीं सकते? जब पत्नी अपने पति से बार बार ये बात कह रही थी तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी की व्यवस्था की और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद, इनकी वो दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वो 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है अपनी पत्नी को लेकर। वो महाकुंभ में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं, घूमते हैं इधर। ये पूरा जो अपना काम करने का जो था वो सब करते हैं और करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का एक रेला सा आता है और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तो वो पुलिस वाले के पास जा रहा था, कह रहा है कि साहब मेरी पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले, भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वहाँ से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुँचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वो अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहाँ से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है और कब पूरी रात उसको ऐसी बीत जाती है, अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि घर पे 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया है, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। तो पापा की उम्र लगभग उसके 38 साल के आसपास, माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्वनी होता है, अपने भाई से कहता है, आदर्श से, कि पापा का फ़ोन आया, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फ़ोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फ़ोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्वनी तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं। वहाँ से सीधा प्रयागराज पहुँच जाते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज जंक्शन पर। वहाँ जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फ़ोटोग्राफ होता है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी में वो रहती हैं। इस तरह की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि वो भाई छोटा था, कहीं ऐसा ना हो भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते करते ये एक थाना, फिर दूसरे थाना, फिर तीसरे थाना, फिर जहाँ जहाँ भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्वनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, वो हर जगह जा रहे हैं। थाने, चौकी वगैरह, जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जिससे क्या मदद मिल सकती हो। उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी, तख्ती पर माँ का फोटो था और फोटो लेकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं। खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहाँ भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई, कब कैसे गुम हुई है, और पूरी जानकारी देने के बाद वहाँ भी अपना दर्ज करा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुँच जाते हैं। दारागंज थाने पहुँचने के बाद जैसे ही वो फ़ोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फोटो पे। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूंसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहाँ मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, उनको बस एक ये था कि कहीं से कुछ भी हो जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वो सीधा झूंसी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर एसएचओ का इंतज़ार कर रहे थे। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह वहाँ जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। कहते हैं कि हमारी माँ, नाम है मीनाक्षी, दिल्ली रहती हैं और वो पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाती हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी माँ को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने, यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो देखते ही रहते हैं
और उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही थी। और वो कहानी कुछ इस तरह से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाक़या था। इसी झूंसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास ही एक बस्ती है केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम में जाना था। जैसे वो बाथरूम में जाता है सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होकर नहाई हुई थी। जहाँ जगह जगह तगह वहाँ पर ब्लड फैला हुआ था। और वो उस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीखों की आवाज़, क्योंकि इस मकान के अंदर 2 किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है, तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं। अब ये आवाज़ न केवल इस लॉज तक थी, बल्कि आसपास के जितने भी जगह थे, लोग दुकानदार वगैरह थे, सबके सब तक आवाज़ पहुंचती है। सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़कर वहां पर जब पहुंचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, उसकी पहचान हो नहीं पाती है। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में भी पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वाले में कुछ ऐसे होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है, तो उनके परिवार वालों का, किसी की रिश्तेदार का 72 घंटे तक इंतजार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या तो किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वो अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था। और ये बात है 20 फरवरी को ये ढूंढ रहे थे, 21 फरवरी को ये उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर एसएचओ वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेके जाओ, और वहाँ जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर उसकी लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि ये उसको पहचानने की कोशिश करें, हो सकता है कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी और जो गुमशुदा लोग अपनी माँ को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर देखो। जैसे ही वो दोनों बेटे और उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले नजर साड़ी पर ही पहुंचती है। साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया, क्योंकि वो साड़ी तो माँ रोज पहना करती थी, कभी कभार खासकर खास मौके पर तो जरूर पहना करती थी। माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देख रहे थे। और जैसे जैसे उसको देख रहे थे, वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट के वो रो रहे थे, क्योंकि माँ इस दुनिया में थी नहीं। माँ की चाकुओं से गोद कर किसी ने हत्या जो कर दी थी। हत्या किसने की, क्योंकि यही एक सवाल था। जब ये एसएचओ के पास बात पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ ये महिला थी। और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा ये कौन है, वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी है। जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके थे, पुलिस ने वहां जाके जब पड़ताल की थी कि उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी, तो बोले आईडी नहीं दी। वो 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे। और वो लॉज में वहां पहुंचाने वाला एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है, और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो। वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के लिए बस हमें सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहां चलो, वहां जाने के बाद आराम से रह लेना, महज 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये देने में। वहां जाते जब उनसे आईडी मांगी जाती है, कह रहे हैं भैया कि थोड़ी देर के लिए तो रुकना ही है, अब क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करा दीजिए। बोले नंबर हमारे पास कोई है नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। इतना तो उन्होंने जरूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस
आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कैसे जुड़े। तभी उन दोनों लड़कों से, अश्वनी से और उसके जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे पुलिस वाले वहां मौजूद थे और वो आता है अशोक, उसको वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उससे पूछताछ करते हैं और जो पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये और बता दो। तो जैसे ही वो पुलिस अपनी बात कर रही थी, तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं वो पुलिस शुरुआत में तो वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के बाद की बात है। वो बाथरूम जाती है पत्नी और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की, बस यही एक सवाल था। इसके पीछे क्या कारण था? पुलिस वालों ने जब ये जाना, दोनों बेटों ने ये जाना, साले ने जब ये जाना, तो सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि अशोक का कि दिल्ली की ही किसी महिला से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी ना किसी बात पर कलेश हो रहा था और ये पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई और झगड़े होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया, तब उसने सोचा क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी को स्नान करने के बहाने लेके जाता है। वाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। वो जब निकल रहा है तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं थी, आराम से चल रहे हैं बड़े अच्छे से। उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि ये कुंभ का जो स्नान होगा उसकी जिंदगी का ये आखिरी स्नान होगा। वहां उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये कहानी जो उसका झूठ था, ये उसके फरेब था, जो उसकी चालाकी थी, जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वहां रो रो कर जो इसने एक नई कहानी गढ़ी थी, वो बच्चों के सामने जरूर चल गई थी, लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस महिला का जो मायके है, जो उसका परिवार रहता है, जहां उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का एक जगह है। वहाँ की वो महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी लगभग 38 साल के आसपास की उम्र रही होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने कई साल से ज़िंदगी बिता रहा था, उसके साथ ही वो दगा कर देता है और खुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। हो सकता है कि उस महिला से कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हो। जो उसने कदम उठाया, घर से लेके चला जाता तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता, लेकिन जो उसने किया है वो बहुत ही गलत है, भयानक है।